Good morning to all of you. In the last lecture subject business law, we already completed three topics: nature of contract, thereafter offer, thereafter nature of contract, offer, thereafter acceptance. ये तीनों टॉपिक हमने कंप्लीटली पूरे किए थे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक कंसिडरेशन, उसमें फर्स्ट 3 पॉइंट कंप्लीट किया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो पहले हम स्ट्रेंजर की बात करें। स्ट्रेंजर का मतलब है नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार नहीं है। पार्टी का मतलब है, गुजराती में बोलते हैं उसको पक्षकार। ही इज नॉट द पार्टी। एज ही इज नॉट द पार्टी, देन he cannot sue or cannot be sued। वो किसी पर दावा नहीं कर सकता, उसके पर कोई दावा नहीं कर सकता। वो किसी पर दावा नहीं कर सकते हैं जो स्ट्रेंजर है, और उस स्ट्रेंजर पर भी कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन उसके कई एक्सेप्शंस हैं जिससे वो स्ट्रेंजर है फिर भी वो किसी पर दावा कर सकते हैं या कोई उसके ऊपर दावा कर सकता है। ये टॉपिक का मेन पॉइंट है। तो अब हम वो स्ट्रेंजर की बात करेंगे कि वो स्ट्रेंजर कौन से हैं, उसका एक्सेप्शन कौन सा है। वो सब हम आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। पहले हम स्ट्रेंजर का मीनिंग देखेंगे, फिर उसका एक्सेप्शन देखेंगे। हमने कई सारे ऐसे टॉपिक्स आगे डिस्कशन किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लीगल रूल्स, ऑफर के लीगल रूल्स, एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स, उसमें भी कई एक्सेप्शंस थे। तो यहाँ भी एक्सेप्शंस है। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शन। अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कांट sue। Privacy of the contract, discuss along with its exception। या तो आप स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कांट sue, या तो आप ऐसा कह सकते हैं प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन। प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी उसको बोल सकते हैं, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो जनरल रूल ऑफ द लॉ इज दैट ओनली दोज पर्सन कैन sue एंड कैन बी sued। वो किसी और पर दावा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैन sue। उसके पर कोई दावा कर सकता है, उसको बोलते हैं कैन बी sued। हु आर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार है, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो ही किसी और पर दावा कर सकते हैं या उसके ऊपर ही कोई दावा कर सकता है। To enforce the contract, party must establish direct legal connection and legal status। अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बनाना है, इन्फोर्सिबल का मतलब है लीगली वायबल बनाना है। लीगली वायबल का भी हम मतलब निकाले तो उसको लीगली कंटिन्यू बनाना है। तो जो जो पर्सन का लीगल कनेक्शन है, लीगल स्टेटस है, वो ही पार्टी कंसिडर की जाएगी। उसको बोलते हैं प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो पक्षकार का लीगल स्टेटस होना चाहिए और लीगल कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ होना चाहिए। टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी मस्ट बी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्सिबल बनाना है तो वो जो पार्टी है उसका लीगल स्टेटस होना चाहिए
कॉन्ट्रैक्ट के साथ और लीगल कनेक्शन होना चाहिए। अगर उसका लीगल स्टेटस नहीं है, लीगल कनेक्शन नहीं है, तो वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। और जिसका लीगल कनेक्शन है, लीगल स्टेटस है, उसको प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। दैट मीन्स दिस द प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल क्रिएट राइट ऑफ द एक्शन टू द कंसर्न पार्टी। जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जो पार्टी का, वो ही लीगल एक्शन क्रिएट कर सकता है। इससे दो बात क्लियर होती है। अ पर्सन हु इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अपॉन इट। जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो पर्सन, वो दावा नहीं कर सकता है, उसके पर दावा, कैन नॉट स्यू अपॉन इट। इट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेंजर। जो नहीं है, नॉट टू द पार्टी, तो ये पर्सन कौन हुआ? कंपनी का स्ट्रेंजर हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट का वो स्ट्रेंजर पर्सन है, तो उसके ऊपर कोई भी पर्सन दावा नहीं कर सकता। इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्ट्रेंजर। यहाँ स्ट्रेंज नहीं आएगा, यहाँ स्ट्रेंजर आएगा। कौन सा वर्ड्स आएगा? स्ट्रेंजर। इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेंजर। तो ये जरा करेक्शन कर लेना। द राइट्स और ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी पुट ऑन एनी अदर पर्सन। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? रिजल्ट। ये जो हमने बताया प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट, उसका जो कंक्लूजन क्या निकला? रिजल्ट बोलो, उसका कंक्लूजन बोलो। ये दो बात है कि उस वो कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दावा नहीं कर सकता। द राइट्स और ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी पुट ऑन एनी अदर पर्सन। आपका कोई राइट नहीं बनता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, भले आपका कॉन्ट्रैक्ट वो स्ट्रेंजर पर्सन के साथ लिए हो, लेकिन वो स्ट्रेंजर है, इसीलिए जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के है, उसका कोई राइट उसके ऊपर नहीं बनता है, उसका कोई ऑब्लिगेशन कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनता है ऑन एनी अदर पर्सन हु इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ब्रैकेट वाला है वो देखने की जरूरत नहीं है, वही बात बोली है। इफ द देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, वेरी इजी एग्जाम्पल है। जो अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इफ ए कमिट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन बी कैन sue ऑन ए। अगर ए कोई कॉन्ट्रैक्ट करार भंग करता है, तो बी ही उसके ऊपर केस कर सकता है। भले ही ये जो करार है वो सी के लिए हो, लेकिन सी स्ट्रेंजर है, वो कुछ ए और ए के पर कुछ, ए पर कुछ नहीं कर सकता। ओनली बी इज लीगली लायबल, बट एनी अदर पार्टी सी और डी कैन नॉट sue। यहाँ एक वर्ड्स लिखना है, अपॉन ए, कैन नॉट sue अपॉन ए। एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड, इसको हम कंपनी बोलेंगे, वर्सेस सेल्फ राइड्स कंपनी लिमिटेड, इसको हम एस बोलेंगे। तो कौन सा केसेस है? एस बॉट टायर्स फ्रॉम डनलॉप रबर कंपनी। यहाँ डनलॉप रबर कंपनी, यहाँ टायर कंपनी भी बोल सकते हैं। तो जो सेल्फ राइड्स एंड कंपनी लिमिटेड है, वो डनलॉप रबर कंपनी के पास से टायर परचेज करती है एंड सोल्ड डी, सब डीलर। डी कौन है? सब डीलर है। तो कंपनी किसको माल बेचती है? एस को। और एस किसको माल बेचता है? सब डीलर को। समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में होता है। अब देखो, हु अग्रीड विथ एस। हु का मतलब कौन है? डेट इज सब डीलर, मिस्टर डी, जो एस के साथ अग्रीड कहता है नॉट टू सेल। कौन सा एग्रीमेंट है? नॉट टू सेल
बिलो डनलॉप्स लिस्ट प्राइस। मीन्स सब डीलर जो माल बेचेगा वो डनलॉप टायर कंपनी का जो लिस्टेड प्राइस है उसके बिलो प्राइस में नहीं बेचेगा। एंड टू पे द डनलॉप कंपनी £5, और वो £5 पे करेगा एज डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब पेनल्टी। अगर उसने ऑन एवरी टायर डिस अंडर सोल्ड, मीन्स अगर उसने कोई टायर प्राइस लिस्ट के बिलो प्राइस में, अंडर सोल्ड का मतलब है बिलो प्राइस, अगर उसने बिलो प्राइस कोई टायर बेचा है तो वो हर टायर का £5 के हिसाब से वो किसको पेमेंट देगा? डनलॉप टायर कंपनी को पेमेंट देगा। ये किसको देगा? कंपनी को। कितना? £5। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? एस एंड डी के बीच में। पेमेंट किसको देना है? डी को, कंपनी को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन है? कौन किसके बीच में है? एस एंड डी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में एस एंड डी वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो कंपनी है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर डी ने कोई टायर अंडर प्राइस लिस्ट से बेचा है और कंपनी को मालूम पड़ा और वो पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी उसके पर कोई केस करेगी नहीं, क्योंकि जो करार हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो एस एंड डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एस एंड डी, तो डी पर एस केस कर सकती है, दावा कर सकती है, लेकिन कंपनी नहीं कर सकती, बिकॉज ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखा है डी अंडर सोल्ड 2 टायर्स है, तो उसका मतलब उसको £5 के हिसाब से कितना देना है? £10। किसको देना है? कंपनी को। तो डी अंडर सोल्ड 2 टायर्स एट लेस देन प्राइस लिस्ट प्राइस एंड देयर अपॉन डनलॉप कंपनी sued हिम फॉर द ब्रीच। डनलॉप कंपनी ने उसको दावा किया उसके पर, तो उसका सॉल्यूशन क्या आया? उस केस का रिजल्ट क्या आया? कंक्लूजन क्या है? The Dunlop company could not maintain the suit as it was stranger to the contract because the contract is between Selfrights and Company Limited with sub dealer D. ओके लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिए हैं, जिस केसेस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर वो पार्टी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी उसके ऊपर केस कर सकती है। तो पहला पॉइंट कौन सा है? ट्रस्ट और चार्ज। ट्रस्ट और चार्ज दोनों का मतलब क्या है? एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मिस्टर ए है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दिया है, या मिस्टर ए है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बिल्डर को दी है। दोनों का मकसद क्या है? तो कि मिस्टर ए की एक डॉटर है जो अपाहिज है, उसका नाम है मिसेस के। तो उसको मेंटेनेंस के लिए हर महीने 30,000 रुपीज देना है इस प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी में से हर महीने 30,000 देना है जब तक वो जीवित होगी, तब तक। वो एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट की हो जाएगी या तो बिल्डर की हो जाएगी। तो मिस्टर ए का ट्रस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ए ट्रस्ट, और मिस्टर ए का बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसको बोलेंगे चार्ज। सपोज मिस्टर ए ने बैंक को ले दिया है, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा दाम है। प्रॉपर्टी जब उसकी डॉटर, मिस्टर ए की डॉटर्स नहीं रहेगी तब उसकी बहुत वैल्यू आने वाली है, तो बैंक को उसमें प्रॉफिट लगा। तो बैंक को लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम उसको देंगे। तो यहाँ अगर डॉटर को 30,000 नहीं मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है, लेकिन 30,000 डॉटर को नहीं मिलेगा तो डॉटर ट्रस्ट पर या तो बिल्डर पर केस कर सकेगी, भले ही वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। ये उसका मतलब है इस एक्सेप्शन का।
So I hope are you understand very well what is the meaning of a trust and what is the meaning of a charge. Okay, तो समझो, इफ अ चार्ज, चार्ज का मतलब आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और सम इंटरेस्ट, कोई आपका इंटरेस्ट है इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मीन्स आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है या आपका कोई पार्ट है, तो वो आप क्रिएटेड करते हो इन द फेवर ऑफ पर्सन, देन सच पर्सन, वो पर्सन या तो ट्रस्ट हो या तो कोई भी हो, सच पर्सन आप उसको चार्ज में देते हो या आप उसको ट्रस्टी बना देते हो, देन सच पर्सन में इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबल हो सकता है, मीन्स लीगली वायबल हुआ है, उसका लीगली राइट्स है, लीगली स्टेटस है, लीगली राइट है, लीगली स्टेटस है, लीगली कनेक्शन है। ए एग्री टू ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टी, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, सर्टेन प्रॉपर्टी ए ने ट्रांसफर की है, किसको, ट्रस्ट को, इन अ ट्रस्ट फॉर बेनिफिट्स ऑफ मिस्टर बी। तो ये बी कौन हुआ, स्ट्रेंजर हुआ। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, ए एंड टी के बीच में। अब क्या होता है, बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट इवन दो ही इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्स द एग्रीमेंट, वो ट्रस्ट ऊपर, इसका मतलब है ट्रस्ट ऊपर कोई दावा कर सकता है भले ही वो पार्टी नहीं, क्योंकि वो उसके बेनिफिट के लिए ए ने ट्रांसफर किया था प्रॉपर्टी ट्रस्ट को। ये MM रपाई वर्सेस जॉन AIR 1965 में ये केस हुआ था, और उसमें उसका जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आया था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, ट्रस्ट किया है या तो चार्ज किया है किसी के बेनिफिट्स के लिए, तो वो बेनिफिट किसी और को जिसके लिए है उसको मिलना ही चाहिए। अगर उसको नहीं मिलेगा तो आपके पर केस कर सकता है, वो भले ही स्ट्रेंजर है। सेकंड है मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशंस और अदर फैमिली अरेंजमेंट। कोई मैरिज सेटलमेंट की बात है, कोई पार्टीशन की बात है, कोई फैमिली अरेंजमेंट की बात है, तो वो सब जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन जिसके लिए किया है वो स्ट्रेंजर है, तो वो भी दावा कर सकता है। तो हर एक पॉइंट को हम उसी तरह से देखेंगे। देखो, वेयर एन एग्रीमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद द मैरिज, पार्टीशंस और अदर फैमिली अरेंजमेंट, मैरिज के लिए या तो पार्टीशन के लिए, पार्टीशन के लिए मीन्स जब आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से बाइफरकेट होते हो अलग, तो उसको पार्टीशन बोलते हैं। एंड अ प्रोविजन इज मेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ए पर्सन, ही मेक्स यू, और जिसके बेनिफिट के लिए आप कोई प्रोविजन करते हो मैरिज के लिए, मैरिज के बाद, पार्टीशन के बाद, या कोई अदर फैमिली अरेंजमेंट जिसके बेनिफिट के लिए आप करते हो, तो ही मेक्स यू ऑल्दो ही इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ एक एग्जाम्पल हर एक का दिया है, मैरिज सेटलमेंट। इन केस ऑफ मैरिज सेटलमेंट और एनी अरेंजमेंट, एनी एग्रीमेंट, सॉरी, एग्रीमेंट मेड बाय द पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट्स ने कोई एग्रीमेंट किया है या कोई ऐसा मैरिज सेटलमेंट है फॉर द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मीन वर पक्ष, जो उसको हम बोलेंगे दुल्हा, can be challenged in the court by the parent for the bridegroom can be challenged in the court, तो वो कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जेस वाइफ डिजर्टेड हिम बिकॉज ऑफ हिज इल ट्रीटमेंट, मीन्स वो बहुत नर्वस हो गई थी, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो इल ट्रीटमेंट। तो जे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिज फादर इन लॉ, एफ इन लॉ दैट मीन्स फादर इन लॉ, तो ट्रीट हर प्रॉपर्ली। जे की वाइफ है, उसकी इल ट्रीटमेंट चल रही थी, उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, डिजर्टेड हिम। तो जे ने उसके फादर इन लॉ के साथ, मीन्स उसकी वाइफ के फादर के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं उसकी अच्छी तरह से प्रॉपरली देखभाल करूंगा, या तो एल्स और
एल्स पे मंथली मेंटेनेंस है, तो उसका मंथली मेंटेनेंस दूंगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? जे एंड फादर इन लॉ के बीच में। किसके लिए है? तो जेस वाइफ के लिए है। इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए करार किया है फादर इन लॉ ने जे के साथ। उसके बदले में कुछ दिया भी होगा तो ही वो जे तैयार हुआ होगा। अब जेस वाइफ की प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होगी तो ये, वैसे तो ये स्ट्रेंजर है, लेकिन ये जो करार किया है वो उसके के लिए किया है। तो ये स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जे नहीं करेगा तो वो उसके पति पर केस कर सकेगी। तो यहाँ वही है सब्सिक्वेंटली, पीछे से। उसके बाद शी वॉज अगेन इल ट्रीटेड, उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं हुआ था, समझो। डिजर्टेड हिम बिकॉज ऑफ हिज इल ट्रीटमेंट, वो बहुत नासीपास हो गई थी क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं होती थी। तो जे ने बोला होगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसके फादर इन लॉ ने बोला होगा, उसके ससुर है उसने बोला होगा, जो जेस वाइफ के फादर है उसने बोला होगा कि मैं तुझे ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना, उसको हर दर में हर महीने उसका पेमेंट है जो वो देना या तो। लेकिन ये सब होने के बाद भी उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ उसका नतीजा क्या है? सी वॉज एंटाइटल, सी का मतलब क्या है? जेस वाइफ, उसकी वाइफ एंटाइटल टू इन्फॉर्स द प्रॉमिस, वो एंटाइटल होगी, लीगली लायबल होगी, जेस के पर दावा करेगी कि उसको उसकी प्रॉमिस अच्छी तरह से निभाना ही पड़ेगा, मेड बाय द जे टू हर फादर, जिसने जो जो जे ने उनके पिता के साथ प्रॉमिस किया है वो उसको निभाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं निभाएगा तो वो उसका जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या उसका जो भी है उसके साथ वो कोर्ट में जा सकेगी, भले ही वो यहाँ स्ट्रेंजर है। पार्टीशन की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ पार्टीशन, एनी फैमिली मेंबर्स हैविंग शेयर इन द प्रॉपर्टी, जिसका भी शेयर है, कैन चैलेंज टू द इलीगल पार्टीशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो इलीगल पार्टीशन होता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के साथ जा सकता है। से फॉर द एग्जाम्पल, हमारे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के दो पुत्र है, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो सन है, उसके ग्रैंड सन है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फादर का और उसके पुत्रों का है, लेकिन उसके ग्रैंड सन ये थर्ड पर्सन है। लेकिन अगर उसको लगता है कि उसका पार्टीशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो ग्रैंड सन ग्रैंड फादर पर केस कर सकते हैं। या तो वो एक्सपायर हो गए हैं और बी उसकी प्रॉपर्टी इलीगली उसका पोजीशन क्रिएट करना चाहता है, तो भले ही तो मिस्टर ए का जो ग्रैंडसन है वो बी पर केस कर सकता है, भले ही वो जो प्रॉपर्टी है वो बी के फादर की है, लेकिन वो लीगली लायबल है। टू ब्रदर ऑन अ पार्टीशन ऑफ ए जॉइंट प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जब उनका पार्टीशन हुआ तो दो जो ब्रदर थे जिसका राइट था वो प्रॉपर्टी में, एग्री टू इन्वेस्ट इक्वल शेयर a certain sum of money for the maintenance of their mother। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है, हमारा फादर की है, तो इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके सपोज के 50 लाख रुपीस आए हैं तो उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें से हर महीने हम 10,000 रुपीज अपनी मदर को देंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? उसके टू ब्रदर के बीच में हुआ। किसके लिए हुआ? मदर के लिए हुआ। तो मदर कौन हुई? स्ट्रेंजर। कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टी है वो कौन है? टू ब्रदर। फिर भी कोई ब्रदर देने की बात नहीं कर रहा है तो मदर उसके ऊपर दावा कर सकती है। हेल शी वॉज एंटाइटल टू रिक्वायर हर सन्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट, तो वो हकदार है वो उसके सन पे, रिक्वायर हर सन टू मेक इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट कराएगी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है वो किसको मिलने वाला है? उसकी मदर को मिलने वाला है। और ऐसा पार्टीशन में कहा गया है कि आपको इसमें से फॉर द एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इसका एग्जैक्टली एग्जाम्पल देता हूँ। ये केस सापू अमल एंड सुब्रमण्यम के बीच में हुआ है। सपोज कि कोई प्रॉपर्टी है फादर की,
उसका सोल्ड आउट किया तो उसके 2 करोड़ रुपीस आए, तो उसमें से ए एंड बी को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। लेकिन ये फादर ने बोला था कि आपको इसमें से 50 लाख आपकी मदर के लिए रखना है, इन्वेस्ट करना है, और उस 50 लाख का जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको मदर को देना है। अब क्या होता है कि ए एंड बी 2 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच देते हैं, लेकिन उसकी मदर के लिए जो 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना होता है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ मदर उसको फोर्स कर सकती है, भले जो केस है वो फादर और एक ए एंड बी के बीच में हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने थर्ड पर्सन के लिए ये 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने को बोला है। तो ये जो थर्ड पर्सन है 50 लाख उसकी मदर जो इन्वेस्ट करना है, तो वो बोल सकेगी, वो उसके ऊपर दावा कर सकेगी कि आपको कंपलसरीली ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये 2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के कोर्ट के पास रहेगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर उसका वो अपने कंट्रोल में कर देगी, लीगली लायबल है। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, where the promisor by his conduct acknowledge or otherwise constitute himself as an agent of the third party, he is bound to fulfill obligation। ये क्या है? तो सपोज कि एक कलेक्शन एजेंसी है, उसने मिस्टर ए के पास से 5000 रुपीज़ कलेक्ट किया है, और उसने ऐसा बताया है कि वो कलेक्टिंग एजेंसी है और एसबीआई क्रेडिट कार्ड की लिए वो काम कर रही है। तो ये जो कलेक्टिंग एजेंसी है उसने 5000 मिस्टर ए के पास कलेक्ट किया है। क्यों कलेक्ट किया है? तो कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट के लिए। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो कंपनी है, अगर वो कलेक्टिंग एजेंसी, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ मिस्टर ए और कलेक्टिंग एजेंसी के बाद, लेकिन किसके लिए उसने कैसे वो पैसा कलेक्ट किया? एसबीआई कंपनी के बिहाफ उसने पैसा कलेक्ट किया, उसके नाम पर पैसा कलेक्ट किया है, तो उसको वो पैसा एसबीआई क्रेडिट कार्ड कंपनी को जमा कराना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अपना जो प्रेजेंटेशन है वो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिहाफ का प्रेजेंटेशन दिया है। तो वेयर द प्रॉमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज और अदरवाइज constitutes himself as an agent of the third party, वो थर्ड पार्टी का एजेंट दिखा रहा है अपने आप को, या तो वो अपने आप को ऐसा गिना रहा है कि मैं ये हूँ, तो उन लोगों के वती हूँ, तो ही इज बाउंड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। तो ये 5000 उसने जो कलेक्ट किया है वो एसबीआई क्रेडिट कार्ड को देना ही पड़ेगा। इफ ए रिसीव सम मनी फ्रॉम टी टू बी पेड ओवर टू पी, तो ए ने टी को पेमेंट देना होगा, पी को देना पड़ेगा, मीन्स मिस्टर टी को पेमेंट देना था मिस्टर पी को, थर्ड पार्टी को पेमेंट देना था प्रिंसिपल पर्सन को। ये पी का मतलब है प्रिंसिपल पर्सन, उसको मूल इसका पेमेंट देना था। ए ने रिसीव किया कि चलो मैं उसके वती कलेक्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पी आई एम कमिंग टू टेक मनी, तो ए को वो पेमेंट देना ही पड़ेगा। तो ए एक्नॉलेज रिसिप्ट टू पी, तो एक्नॉलेज का मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा पी। हियर पी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए हु शैल बी रिगार्डेड एज एन एजेंट, तो यहाँ ए को कंपल्सरीली पेमेंट देना ही पड़ेगा पी को। अगर वो नहीं देगा, ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ? ए एंड टी के बीच में, तो यहाँ पी कौन हुआ? स्ट्रेंजर पर्सन। लेकिन ए और टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कौन, किसके नाम पे हुआ? पी के नाम पे। वो गया था टी के पास कौन से कैसे? तो पी के एजेंट के हिसाब से गया था। अगर वो पी का एजेंट नहीं बताता तो ये टी उसको पेमेंट ही नहीं देता, ये उसको पेमेंट ही नहीं देता। उसकी स्लिप, पी की स्लिप दी हुई है, पी के नाम की स्लिप दी हुई है, तो कंपल्सरीली पी
ए के पास से कलेक्ट कर सकेगा, भले ही वो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन के लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन वो कलेक्ट कर सकेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द राइट्स आर असाइन इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट का राइट है वो थर्ड पार्टी के लिए असाइन किया हुआ गया है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल, जिसमें पर्सनल स्किल नहीं है, देन द असाइनी कैन इन्फोर्स द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स मिस्टर ए और एंड मिस्टर बी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसके लिए कोई भी एक ड्रामा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो मिस्टर पी के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो भी बेनिफिट होगा उन लोगों को वो मिस्टर पी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो राइट असाइन किया हुआ है वो थर्ड पार्टी के लिए राइट असाइन किया हुआ है, उन्होंने जो किया वो इनके लिए किया। से फॉर द एग्जाम्पल, कोई नाटक कंपनी है वो टिकट बेच रही है कि हम, जो मिस्टर ए है वो बहुत सेवाभावी व्यक्ति था, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तब उसको पैसों की जरूरत है, तो हम ये नाटक कर रहे हैं। तो जो नाटक करने वाली कंपनी है उन्होंने पब्लिक को टिकट बेची, तो कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी का पब्लिक के साथ हुआ। लेकिन वो किसके नाम पे टिकट बेची? मिस्टर ए के नाम पे टिकट बेची। मिस्टर ए का बहुत सारा नाम था, उसने पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए पब्लिक ने उनकी टिकट परचेज की। अब उसमें कंपनी को जो भी बेनिफिट होगा वो उसको ए को देना ही पड़ेगा। इसका मतलब यही है। तो इसमें पर्सनल स्किल नहीं है, उनकी पर्सनल स्किल नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। अगर हाँ पर्सनल स्किल होती तो अलग बात है, लेकिन पर्सनल स्किल नहीं है। तो व्हेन राइट्स आर असाइन, तो इन्होंने जो राइट्स असाइन किया मीन्स यूज किया पब्लिक के पास से, टिकट बेच के जो पैसा लिया वो ए के लिए लिया है, इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल। क्योंकि अगर ये लोग, कंपनी ने मिस्टर ए का नाम का यूज किया है, तो मिस्टर ए और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही होगा। अदरवाइज अगर मिस्टर ए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और कंपनी उसके नाम पे पब्लिक के पास से पब्लिक को टिकट बेचती, तो मिस्टर ए का कोर्ट में जा सकता था कि ये लोग मेरा नाम का रॉन्ग यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कंपनी का और मिस्टर ए का कि आप मेरा नाम का यूज करो और मुझे पैसा दिलाओ, तो मेरी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, उसको कुछ बीमारी है ऐसा समझो। तो कंपनी ने पब्लिक के पास से पैसा लिया और कंपनी ने नाटक किया, उसका एक्सपेंसेस बाद करके, जो डिसाइड किया हुआ था उसका एक्सपेंसेस बाद करके जो भी पैसा एक्सेस हुआ वो उसको एक को देना पड़ेगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो समझ लो। देन द असाइनी कैन इन्फोर्स द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये असाइनी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट्स है वो इन्फोर्स कर सकेगा लीगली, उसके ऊपर राइट क्रिएट कर सकेगा कि आपको वो मेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया था कि उसका जो बेनिफिट होगा वो आप मेरे को दोगे। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो। द असाइनी ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन sue ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ओरिजिनल ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। से फॉर द एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो कार ओनर है और इंश्योरेंस कंपनी, मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी के पास से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है। अब मिस्टर ए का एक्सीडेंट हो जाता है मिस्टर सी के साथ, तो उसको 5 लाख मिलना चाहिए। तो अगर उसको 5 लाख नहीं मिलेगा, उसको पता है कि मिस्टर ए की कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर ए के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, और लीगली 5 लाख उसको लॉ के हिसाब से मिलता ही है। तो अगर नहीं मिलेगा तो मिस्टर सी इंश्योरेंस कंपनी पर केस कर सके कि भले ये करार तो मिस्टर ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ होगा, लेकिन ये मिस्टर सी है वो उसके ऊपर केस कर सकेगी इवन दो ही वॉज ओरिजिनली नॉट द पार्टी टू द इट। सेकंड एग्जाम्पल है, बी रिसीव्स 5,000 फ्रॉम ए एंड एग्रीड इट विल बी पेड टू मिस्टर सी, और वो सी को दे देगा। हियर मिस्टर सी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी, जो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है
कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, वो यही बात है जो हमने आगे बताई। तो इसके लिए मुझे बहुत डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एजेंसी द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिज एजेंट। क्या कहते हैं? इन केस ऑफ एजेंसी द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रिंसिपल पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है एंटर इनटू बाय हिज एजेंट, एजेंट के साथ, प्रोवाइडेड हिज एजेंट एक्ट, और उसमें क्या बताते हैं कि जो उसका एजेंट है वो कैसे कार्य करेगा, एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, उसकी जो अथॉरिटी है उसी के स्कोप में काम करेगी, एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, मीन्स एजेंट काम करेगा लोगों के साथ, लेकिन किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, पिक्यूआर कंपनी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड एक्स एन एजेंट टू सेल द ड्रग्स इन बड़ौदा। तो एजेंट ने बड़ौदा में ड्रग्स बेचा है। शी इज द कस्टमर हु परचेज द ड्रग्स फ्रॉम एक्स। अब समझो, सी को कोई दिक्कत आई, अच्छा, एक्स ने किसको बेचा है? सी को। एक्स थर्ड पर्सन है, सी कस्टमर है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स ने सी को बेचा, लेकिन कौन सी कंपनी का ड्रग्स था? पीक्यूआर कंपनी का। यहां पीक्यूआर कंपनी तो आती नहीं है, ड्रग्स किसके पास से परचेज किया है? एक्स के पास से परचेज किया है। तो फिर भी अगर कस्टमर को कुछ दिक्कत हुई वो ड्रग्स परचेज का यूज करने के बाद, तो सी कंपनी डायरेक्टली पीक्यूआर कंपनी को केस करेगी, क्योंकि एक्स तो एजेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये थर्ड पर्सन होने के बाद, पीक्यूआर कंपनी थर्ड पर्सन होने के बाद भी जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्सन है वो थर्ड पर्सन पे केस कर सकेंगे। दिस इज द एक्सेप्शंस। In the last point, covenant means contract running with the land. In case of transfer of immovable property, the purchaser of land knows that the owner of the land is bound by certain conditions or covenant created by an agreement affecting the land. अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, तो जो लैंड का परचेजर है वो ऐसा जानता है कि जो ओनर ऑफ द लैंड है उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी एग्रीमेंट है लैंड के हिसाब से वो फुलफिल करना पड़ेगा। इन सच केस द परचेजर ऑफ लैंड शैल बी बाउंड बाय देम ऑल्दो द परचेजर वाज नॉट द पार्टी ऑफ द ओरिजिनल एग्रीमेंट। से फॉर द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, तो मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी को लैंड बेचा है। अब मिस्टर बी ने वो ट्रांसफर किया मिस्टर टी को। किसको ट्रांसफर किया? मिस्टर टी को। लेकिन मिस्टर ए का कुछ लैंड के हिसाब से कुछ रह गया है, मीन्स सपोज कि कोई टैक्स भरने को रह गया या उसको नाम ट्रांसफर करने का रह गया है, तो मिस्टर टी डायरेक्टली जो रियल ओनर है उसके ऊपर केस कर सकेगा। वैसे तो ये जो ट्रांजेक्शन है मिस्टर बी और मिस्टर टी के बीच में, मिस्टर बी ने टी को बेचा है, लेकिन उसका कुछ ट्रांसफर करने का रह गया होगा, जो ओरिजिनल लैंड ओनर है, तो उसको करना ही पड़ेगा। भले ही वो टी को ऐसा नहीं बेच सकता है, मैंने तेरे को थोड़ा बेचा है, मैंने तो मिस्टर बी को बेचा है, लेकिन मिस्टर बी ने टी को बेचा है, तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। मिस्टर बी ने जब आपके पास से परचेज किया था तो आपको पूरा पेमेंट दे दिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो करना ही पड़ेगा। वो अब मैंने परचेज किया है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं थर्ड पार्टी हूं तेरे लिए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। गुड डे, गुड